हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास के जो मैंने लिखवाए थे आपको संज्ञा, वो ख़त्म हो गया। अब आज की क्लास में याद लिखवाते हैं। आज की क्लास पहले हम बताएंगे शब्द विचार। शब्द विचार आज की क्लास में हम शब्द और विचार के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपको बता दें कि वर्ण के बारे में बताएं कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। कहिए ओके। अब आगे आइए, पहले देखिए शब्द वह ध्वनि है। शब्द वह ध्वनि है। शब्द वह ध्वनि है जिससे व्यवहारिक रूप में जिससे व्यवहारिक रूप में किसी पदार्थ का बोध होता है। किसी पदार्थ का बोध होता है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। अब आपको बता दें यहाँ पे, जैसे सार्थक ध्वनि में जैसे आपको बता दें कि आप विद्यार्थी और विद्या। अगर मैंने आपसे कहा कि विद्यार्थी, तो विद्यार्थी से आपको क्या समझ में आ जाएगा कि छात्र, मतलब इसका अर्थ है विद्यार्थी शब्द, उसका अर्थ है विद्या। विद्या से पढ़ाई से आ गया, पढ़ना या पढ़ाना या जो भी विद्या सीखना, ये हो गया। इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। ये निम्नलिखित वर्णों से के योग से बनी है। ये देखिए, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी से आपको क्या, देखिए व प्लस ई प्लस द प्लस य आ थ, सॉरी यहाँ थ नहीं, पहले र रहेगा। र थ प्लस ई। अब देखिए ब और ई, वी, ये आधा द है तो आधा ही द रहेगा। जब इसमें अ होगा तो ये पूरा द होगा। विद्या आधा रहे थी, विद्यार्थी, और दूसरा है विद्या। विद्या में क्या होगा? वह आधा द है तो आगे फिर यह प्लस आ, विद्या। अब आपको हम बता दें कि जैसे आपने पढ़ा कि
वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन्हीं वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई में बता दें, जैसे हो गया नल, नल हो गया। अब नल को न है तो न प्लस अ बराबर न होगा, और ल प्लस अ बराबर ल होगा। दोनों मिला के क्या हो गया? नल। यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। न अ को मिला के बनता है और तब न होता है पूरा, पहले यहाँ हलंत आता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई इन्हीं वर्णों के योग से। अब इन वर्णों के योग से, बहुत इन वर्णों के समूह से ही आपको शब्द बनते हैं। अब देखिए, जैसे हो गया कि सूरज, सूरज है, ये आपका सार्थक शब्द है। मतलब सूरज का अर्थ है सूरज, सूरज का अर्थ है आपका सूरज है तो सूरज। अब हम सूरज कहें तो ये सूरज किसी बच्चे का नाम है, ये सूरज कहें तो सूर्य को कहते हैं। लेकिन इसी सूरज को हम लोग, इसी सूरज को जब मैं कहूँगी आपसे कि जसूर, इसी शब्द को मैंने उल्टा किया है। शब्द सार्थक शब्द है आपकी, शब्द वही है, लेकिन शब्द को इधर उधर फेर में किया है। ज ज प्लस अ स उ प्लस र प्लस अ। अब मैंने आपसे क्या कहा कि सार्थक शब्द, ध्वनि के शब्द, बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहते हैं। जैसे इसका अर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन यही आपको क्या है, जसूर का कोई अर्थ नहीं होता। जसूर शब्द वर्णों के मेल है, ये वर्णों का मेल ये भी है, वर्णों का ये मेल है, लेकिन जो सार्थक शब्द होंगे उसी का अर्थ होता है और इसका नहीं होगा। जैसे आपको होता है कि जब भी जसूर का कोई अर्थ, यहाँ से आइए पहले ऊपर से मैं आपको शब्द वह ध्वनि है, शब्द वह ध्वनि है जिससे व्यावहारिक रूप में किसी पदार्थ का बोध होता है, किसी का बोध होता है। जैसे कोई भी शब्द मैंने बोला उसका अर्थ होगा। मैं आपको अगर कमल कह दी तो कमल आपको होगा कि कमल क्या है, लेकिन लकम कह दी तो उसका क्या हुआ? वो शब्द आपके नहीं हुए। एक या एक से अधिक वर्णों वर्णों से बनी हुई, वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। समझिए कि यहाँ हर शब्द का अर्थ होता है। बिना शब्द के अर्थ के आप कुछ भी नहीं करो, कोई भी शब्द नहीं लगा। अब विद्यार्थी कहा तो छात्र, विद्या कहा तो पढ़ना हो गया, नल कहा तो आपने नल समझ गए कि नल हम क्या है, नल से पानी लेते हुए। और सूरज कहा तो आपने सूरज से समझ गए सूरज किसी का नाम है, सूर्य है, सूर्य भगवान है, हम समझते हैं। लेकिन इसी शब्द को हम उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे हमने आपसे बता दिया कि कमल, कमल। अब कमल का है क, कमल क्या हो गया? कमल। और इसी कमल को अगर मैंने लिखा कि लमक, लमक। अब देखिए शब्द वही है हमारे, लेकिन मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये सार्थक शब्द नहीं हुए, ये निरर्थक शब्द हो गए। मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है। तो सार्थक शब्द आपके ये हो गए, ये सार्थक है, ये सार्थक है, ये सार्थक है, ये सब सार्थक है। लेकिन ये आपका निरर्थक शब्द हो गया। इसका जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसका आपको निरर्थक शब्द होता है। ऊपर जो मैंने ये लिखा है यहाँ से, अगर आपको अपने जानकारी के लिए लिखना है तो लिखिएगा, नहीं मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है, आप डायरेक्ट लिखिएगा। आप आइए, अब हम लिखेंगे शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा, शब्द की परिभाषा।
परिभाषा। शब्द की परिभाषा क्या है? देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को, अब सार्थक समूह में आपको मैंने वही बताया, जैसे सूरज हो गया, कमल हो गया। अब जैसे आपको लिख दें आप एग्जाम्पल में, जैसे मोहन, मोहन, ये वर्णों का सार्थक समूह है। दो वर्ण नहीं है, देखिए कितने हैं, 1 2 3। हाँ, तो आइए म, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्दों का अर्थ अवश्य होता है। शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो वह पद कहलाता है। सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्दों का अर्थ अवश्य होता है। जैसे हमने बताया कि शब्दों का अर्थ होता है, उसे सार्थक कहते हैं। तो शब्दों का अर्थ अवश्य होता है। शब्दों का अर्थ अवश्य होता है। शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। पहले शब्दों का प्रयोग होता है। आप शब्दों को प्रयोग में शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। वाक्यों में किया जाता है। जब शब्द का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो वह पद कहलाने लगता है। जब शब्द का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है, वाक्य में किया जाता है तो वह पद कहलाता है। पद कहलाता है। अभी आपको हम बता दें, देखिए ध्यान से सुनिए। सभी शब्द वर्णों के मेल से बनता है। वर्ण क्या होता है? वर्ण, आपका वर्ण मैंने बताया था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण, सभी शब्द वर्णों के मेल से बनता है, मतलब वर्णों के समूह से बनता है। अब जब शब्द हो गए तो शब्दों का अर्थ अवश्य होता है, मतलब कोई ना कोई अर्थ होता है। शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। फिर उन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। जब शब्द का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो वह पद कहलाने लगता है, तब वो एक शब्द वाक्य कहलाने लगता है। ठीक है। अब आगे देखिए, शब्दों का वर्गीकरण क्या होगा? शब्दों का वर्गीकरण कहेंगे, या शब्दों का, इसको भेद भी कहते हैं। आप इसको समझ जाइए, शब्दों का वर्गीकरण या भेद। ठीक है। अब शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है।
शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। अब निम्नलिखित मतलब है कि नीचे लिखा हुआ। अब आइए बता रहे हैं आपको। पहला, उत्पत्ति के आधार पे। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है आपका रचना या बनावट के आधार पे। रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है आपका अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर। और चौथा है आपका प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पर। मतलब ये आपका क्या हो गया? शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। अब शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के भेद। शब्दों के कितने भेद हैं? 4 हैं। उत्पत्ति के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे, अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। अब आइए हम लोग पहले इसे विस्तार में पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे क्या है। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के पहला क्या है? उत्पत्ति की आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है। अब यहाँ हम आपको बता दें, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है। शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द की 4 भेद या प्रकार। कितने प्रकार हैं या कितने भेद हैं? अब शब्दों के नहीं, सॉरी बच्चों, यहाँ है शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं? पहला, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। देशज शब्द। और चौथा है कौन सा आपका? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। ये हो गए आपके 4। अब इससे पहले हम लोग तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि तत्सम शब्द क्या है। इसको हम लोग क ले लेते हैं। क,
ख, ग और घ। क, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के अनेक शब्द तत्सम संस्कृत भाषा के, क्या आपको डायरेक्ट बता दें, वे शब्द जो संस्कृत भाषा में, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए। हिंदी में ज्यों का त्यों आ गए। ज्यों का त्यों मतलब जैसे का तैसा ही है, आ गए। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अब जैसे मैं आपको बता दें कि जो तत्सम शब्द आपके आए हुए हैं, हाँ, उसे बताएं कि अग्नि, ये आपके तत्सम शब्द हैं। अग्नि, प्रकार, सूर्य, वायु, मयूर, अश्रु आदि। ये आपके जिस तरह से संस्कृत में है उसी तरह से हिंदी में है। उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अब इसी तरह से आपको हम बता दें कि अब हम आगे देखेंगे तद्भव। दूसरा कौन सा है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में है संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो विकृत होकर, संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित या परिवर्तन, दोनों एक ही है। आप चाहे परिवर्तित या परिवर्तन, दोनों परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए। हिंदी में आ गए हैं। वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तद्भव में आपको देखिए, जैसे संस्कृत में था
अरे इसमें तद्भव में आग है, पर तत्सम में क्या होगा? अग्नि। फिर सूरज, तो इसमें सूर्य। फिर है आपका ये मोर, मयूर। आंसू, और ये है अश्रु। अश्रु। देखिए अब यहाँ आपका ये क्या है? ये तद्भव शब्द है, और ये आपके क्या है? तत्सम। तत्सम शब्द है ये आपका। अब आइए आपको बता दें हम कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद, हाँ, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते, सॉरी 3 4, कितने हैं? 4। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब आइए तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में ज्यों का त्यों आ गए, तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिस तरह से संस्कृत में थे उसी तरह से वो हिंदी में आए, ज्यों का त्यों। मतलब परिवर्तन हुआ कि परिवर्तन, हम सोचे परिवर्तन हो जाए, लेकिन संस्कृत में जैसे है, जैसे का तैसे रहा, वैसे ही वो हिंदी में आ गए। अब हिंदी में आप देखिए, हिंदी में अग्नि भी आता है, प्रकार, सूर्य, वायु, मयूर, अश्रु आदि शब्द हैं। लेकिन तद्भव में क्या हुआ? तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित या परिवर्तित हो गए या परिवर्तन होने के साथ हिंदी में आ गए, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब अग्नि किस में था? संस्कृत में। लेकिन हम अग्नि अब नहीं बोलते हैं, जैसे हमारे बोलने में उच्चारण में क्या हुआ, हम लोग उसे कहते हैं आग। सूर्य है तो हम लोग उसे सूर्य न करके सूरज कहते हैं। मयूर तो चलो हटेगा, अब ऑन करते। और संस्कृत में मोर होता है, ये शुद्ध शब्द है, लेकिन हम मयूर है, लेकिन हम क्या कहते हैं? मोर। और अश्रु जो संस्कृत का है, ये शुद्ध शब्द है, लेकिन इसे आंसू कहते हैं। मतलब हमारे जो बोलने का तरीका है उससे उसमें तद्भव शब्द में आ जाता है। हम शुद्ध शब्द बहुत कम बोलते हैं, और तत्सम शब्द है वो एकदम शुद्ध है। तत्सम शब्द में अग्नि कहते हैं, आग को अग्नि है, सूरज को सूर्य कहते हैं, मयूर कहते हैं और अश्रु कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको बता रहे हैं कि तद्भव और तत्सम क्या है। तत्सम, तत्सम तथा तद्भव, 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 तत्सम तथा तद्भव। अब आइए तत्सम शब्द से तद्भव शब्द में परिवर्तित। तत्सम शब्द से तद्भव, तद्भव शब्द में परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। तत्सम और तद्भव का आपको बता दें, ये है आपका तत्सम, तत्सम शब्द, और ये होगा तद्भव, तद्भव शब्द। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द क्या है? अंगुली,
अंगुली। तो तद्भव से अंगुली को हम लोग क्या कहने लगे? उंगली। अब देखिए, अंगुली से हम लोग क्या पढ़ने लगे, बोलने लगे? उंगली। क्या बोलने लगे? उंगली। अग्नि। अग्नि। अग्नि से आग। आम्र। आम्र। आम्र होगा तो उससे क्या होगा? आम। आम। फिर अश्रु। अश्रु से आंसू। अंधकार। अंधकार। अंधेरा। अंधकार से अंधेरा। गृह। गृह। और ये क्या हुआ? गृह से हम लोग ने उसे घर बना दिया। फिर उसके बाद है कूप। कूप। कूप किसे कहते हैं? कुआं। कूप हम कुआं को कहते हैं। रात्रि। रात्रि।